आने में कमजोरी रहेगी। तो ये हम सबके लिए, हम सभी के लिए एक रेलेवेंट, एक बड़ी ही औचित्यपूर्ण पंक्तियाँ लगती हैं कि जब तक हम किसी, अगर गणित के संदर्भ में कहें, किसी विषय वस्तु को समझ नहीं लेते, और समझने के मायने होते हैं कुछ, तो जब तक वो मायने और उस मायने तक की पूरी समझ हमको नहीं हो जाती, तब तक दूसरों को समझाने की हमारी स्थिति और खुद को समझने, गणित को खुद को समझने की स्थिति हमारी कमज़ोर ही रहती है। तो ये लाइन है, और ये लाइन इसलिए कि मैं इस लाइन से प्रेरित रहता हूँ, मैं भी सीखता समझता ही रहता हूँ। आज की जो बातचीत है, मेरी सीमित समझ मैं उसमें रख रहा हूँ आपके सामने, उसके आगे और खंगाला जा सकता है। तो आज जो बातचीत हमारे सामने है वो स्थानीय मान को लेकर है, और स्थानीय मान एक ऐसी विषय वस्तु है, एक ऐसी अवधारणा है जिसके कई प्रभाव हमको बच्चों के प्राथमिक स्तर के संबोधों में पढ़ते हुए दिखते हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि स्थानीय मान की एक समझ में कुछ कमियां रहने के कारण या कुछ गैप रहने के कारण उसका जो प्रभाव होता है वो न केवल एक स्थानीय मान और संख्या की समझ पे पड़ता है, अपितु उसके आगे के प्रभाव भी होते हैं। आगे के प्रभाव अगर हम देखें तो एक प्रभाव तो यही होता है कि उनको फिर आगे की संक्रियाएं नहीं आती। तो ये बहुत संकीर्ण प्रभाव मैंने आपके सामने रखा। उसका व्यापक प्रभाव अगर मैं बोलूं, उसका बड़ा प्रभाव बोलूं, तो बच्चों के मन में भय आ जाता है, बच्चों के मन में एक तरह का तनाव वो आ जाते हैं जब उनको स्थानीय मान की समझ नहीं होती और वो आगे की संक्रियाओं में अपने आप को फंसता हुआ पाते हैं। और उसी का परिणाम होता है कि कई बच्चे विद्यालय आने से कई बार कतराते भी हैं। कई बच्चे जो कि उसी समझ के चलते, उसी जद्दोजहद के चलते जब आगे पढ़ते रहते हैं, तो वे एक हद पे जाके फिर गणित को छोड़ भी देते हैं। तो गणित का जो एक भय का माहौल है, उसमें इस तरह की प्रक्रियाएं और इस तरह के गैप अपना एक योगदान देते हैं, अगर इसको थोड़ा हल्के शब्दों में मैं ऐसे कहूँ। तो मैं अपनी बात इस बात से शुरू करता हूँ कि आज के संदर्भों में अगर हम ये देखें कि बच्चे स्थानीय मान जैसी अवधारणा अगर समझते नहीं हैं, तो फिर उसमें किस तरह की त्रुटियां उनकी देखने को मिलती हैं हमें। तो जैसे अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि बच्चों को अगर 31 लिखने के लिए कहा जाए तो वो 13 लिख देते हैं, कई बार उल्टा लिखते हैं। 36 लिखने के लिए कहें तो वो 63 लिखते हैं। ये एक आम समस्या देखने को मिलती है कि बच्चे हमारे हिसाब से वो उल्टा लिखते हैं उसको। हमारे हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने हिसाब से तो वो 31 या 63 ही लिखते होंगे, लेकिन हमको वो 13, हमारे हिसाब से वो 13 और 63 नहीं होते। दूसरा एक वैकल्पिक समझ और त्रुटियां जो बच्चों को देखने को मिलती है वो इस प्रकार की होती है, जिसमें कि बच्चों के साथ जब हम कहते हैं कि अच्छा 203 लिखना है, तो 203 लिखने में वो 200 और फिर उसके आगे 3, हमारे हिसाब से वो 2003 हो जाता है, लेकिन बच्चे ने जो अपनी एक समझ बनाई होती है, इसीलिए हम इसमें वैकल्पिक समझ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अनुसार वो 203 होता है। और अगर हम देखने की कोशिश करें तो बच्चे को अगर हम ये कहें कि 139 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो वो 10 लिखता है, क्योंकि 9 के बाद उसके हिसाब से 10 आता है। तो वहाँ पर वो अपनी एक समझ का इस्तेमाल करता है, जो कि उसके हिसाब से, उसके संदर्भों के हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब से तो ठीक होती है, किंतु गणितीय तौर पर उसमें त्रुटियां होती हैं। या 2010 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो वो 209 लिख देता है। तो अब ये जो इस तरह की दिक्कतें हैं, या एक और आम समस्या जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों को अगर संख्याओं की तुलना करने के लिए कहा जाए, तो बच्चे, जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है 98 और 103, तो कुछ नियमों को रट लेते हैं, कुछ शब्दों को सुन के रट लिया जाता है,
और वो शब्द कभी कभी ऐसे होते हैं कि सबसे आगे की संख्या को देखो, अगर आगे की संख्या जिसकी बड़ी वो संख्या बड़ी, है ना। तो कई बार बच्चे ऐसे देखते हैं, तो 98 का 9 बड़ा होता है, 103 का 1 छोटा होता है, तो इसलिए वो 98 को बड़ा बता देते हैं 103 से। तो ये एक नज़रिया है बच्चों का, और इसके पीछे उनके अपने एक तर्क होते हैं, और वो तर्कों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम ये कहें कि 67 में 6 का मान कितना है, तो ये जब हम पूछते हैं तो बच्चे उसका 6 का मान 6 बोल देते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो 60 बता पाते हैं, बहुत कम बच्चे, मतलब किसी एक खास परसेंटेज में जब मैं देख रहा हूँ जिनके साथ ये काम किया गया था, तो 6 के आगे एक अंक और लिखा होता है और उसको 0 बदल देते हैं, तब पता चलता है कि वो 60 का उत्तर कैसे आया। तब भी वो एक समझ, जब हम कह रहे हैं, वो समझ इसमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो 60 जो लिखा होता है वो भी एक रटी हुई प्रक्रिया का ही परिणाम होता है, जहाँ पर बच्चा जो सुनता है, जो उसके सामने बोला जाता है, उसको वो रटने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश, इस तरीके से समझने की कोशिश करता है कि जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए तो उस संख्या को वैसे का वैसे ही उतार देते हैं, और उसके आगे की जितनी संख्याएं होती हैं उनके बदले 0 लिख दिया जाता है, यानी 0 लिख के दिया जाता है। तो ये एक तरह की और वैकल्पिक समझ बच्चों की बनती हुई दिखती है, और ऐसा अमूमन देखने में आता है। इसी प्रकार से कई और है जिसको हम देखते हैं कि भाई बच्चे से पूछ लिया कि 67, तो वो 67 तय करने के लिए उसको पहले ये तय करना पड़ता है कि ये 67 आएगा कौन सी रेखा में, यानी कि उसने जो संख्याओं को लिखने और पढ़ने की जो प्रक्रिया रहती है उसकी, वो एक सीक्वेंस में रहती है कि पहले 1 से 10 लिखा रहेगा, फिर 2 से 11 से 20 लिखा रहेगा, फिर 21 से 30 लिखा रहेगा, फिर 31 से 40 लिखा रहेगा, फिर 51 से 50 लिखा रहेगा, फिर 61 से 70 लिखा रहेगा। और ऐसा जो पढ़ना होता है, चाहे खड़े में हो चाहे पड़े में हो, ये वाला जो समझ होती है, ये फिर यहाँ पर इस तरह की समस्या को जन्म देती है। और ये वैकल्पिक समझ नहीं है, ये एक त्रुटि है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि बच्चा पहले ये सोचता है कि वो कौन सी लाइन का है, उसको याद आता है 60 वाली लाइन का होगा, तो फिर वो बोलता है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। तो इस तरीके से वो अपनी एक वैकल्पिक समझ बनाते हैं, अपनी कुछ त्रुटियां करते हैं, जो त्रुटियां हमारे सामने आती हैं। कई बार वो त्रुटियां हम देखते हैं, उन पे कुछ काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन त्रुटियों को किसी एक खास तरह के रंग से रंग कर उनको बोला जाता है कि इसको दोबारा करो, और ऐसा उनको फिर कुछ और सवाल कराने के बाद बहुत सारे सवाल उनको प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो ये कथनी पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मैं इस बात पे प्रश्न उठा रहा हूँ कि वो जो प्रक्रिया है बच्चे को बिना किसी समझ के बनाए हुए आगे बढ़ाने की, वो प्रक्रिया में थोड़ा सा त्रुटि दिखती है। तो अभी ये एक संदर्भ मैंने बच्चों के समझ का, उनकी वैकल्पिक त्रुटियों का रखा, जितनी मेरी समझ है अभी तक की। इसके अलावा आप जितने भी साथी हैं, आपके भी अपने अपने विद्यालयों में आपके बच्चे जब आपके साथ कुछ ना कुछ गणितीय काम करते होंगे, तो उस समय आपको भी कुछ ना कुछ उनकी त्रुटियां, कुछ वैकल्पिक समझ देखने को मिलती होंगी। मुद्दा यह है कि हम उस पर बात कितना करते हैं। खैर, मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो वैकल्पिक समझ है, कई बार ये देखने को मिलता है कि ये वैकल्पिक समझ के पीछे का कारण जो है, बच्चों के सामने परिस्थितियों का, उस समझ के निर्माण का वातावरण नहीं बना होता है, और ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता, ऐसा हो जाता है, और उसके पीछे के कारण अभी हम उस पर आएंगे। तो अभी मैं एक लेवल पे इस बात को रखता हूँ कि वो किस किस तरह की प्रक्रियाएं कक्षा कक्ष में होती हुई दिखती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे अपनी कुछ वैकल्पिक समझ बना लेते हैं, या उनके किए जा रहे कार्यों में त्रुटियां देखने को मिलती हैं।
जैसे किसी विद्यालय में कोई शिक्षक या शिक्षिका बच्चों को जब गिनती सिखा रहे होते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ा रहे होते हैं, तो एक एक 11, एक दो 12, एक तीन 13, एक चार 14, एक पाँच 15 और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो बच्चे को जो 12, 11, 13 इसकी समझ कैसी बनती होगी और इसकी त्रुटियां कैसी आती होंगी, इसको आप रिलेट करके खुद देख सकते हैं। ये 100 तक की संख्याओं को लिखने में बच्चों को जो तरीका कई बार बताया जाता है और वो डायरेक्ट बताया जाता है, उससे पहले किसी तरह के और कार्य नहीं किए जाते, और डायरेक्ट तरीके जब हम बताते हैं तो सीधा इकाई और दहाई जैसी चीज़ों और जैसी शब्दावलियों के साथ हम बच्चों के साथ, कुछ शिक्षकों के साथ जब ये देखा गया तो वो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। उनके शिक्षण प्रक्रियाओं में ये देखने को मिलता है कि इकाई और दहाई लिख दी कि इकाई में 8 है, दहाई में 5 है, तो ये 58 होगा। और ये तरीका फिर बच्चों को इकाई दहाई करके ही समझ में आता है, और एक लंबे समय के बाद फिर वो समझ पाते हैं कि अच्छा ये तो 58 था। तो उनको 58 को समझने में ज़्यादा समय लगता है, इकाई दहाई करके संख्या लिखने में उनको कम समय लगता है। अगर हम ये देखें कि 132 में 1, 3 और 2 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए वो जो अभी हम बता भी रहे थे कि अंक लिख लो और उसके आगे जितने अंक लिखे हुए हैं उनके बदले 0 लगा दो, उतने 0 लगा दो। तो ये भी एक तरीका है जो कि एक शॉर्टकट तरीके के तौर पे देखने को मिलता है। और जब बातचीत की जाती है इस पे तो ये समझ में आता है कि इसमें गड़बड़ क्या है। स्थानीय मान तो ठीक ही निकल रहा है ना। 132 में अगर 1 का आप मान स्थानीय मान पूछ रहे हैं तो वो 1 के आगे 2 जीरो यानी कि 100 है, 3 के आगे 1 जीरो यानी 30 है, और 2 के आगे 2, क्योंकि वो 2 तो इकाई में है, उसके आगे कोई और संख्या है नहीं, तो इसमें कोई समस्या नहीं दिखती शायद। लेकिन अगर इसको गणितीय तौर पे देखें और वो जो हमने शुरुआती लाइन बोली थी समझ के तौर पे देखें तो ये समझ में आता है कि असल में वो 100 उसको दिखाई नहीं, वो 30 उसको दिखाई नहीं, उसको तो बस वो प्रक्रिया याद रही जिस प्रक्रिया के आधार पर उसने उस संख्या के अंदर मौजूद अंकों का स्थानीय मान अपने हिसाब से बता दिया। इसके अलावा अगर और देखने की कोशिश करें तो बच्चों के साथ जब हम स्थानीय मान पे काम कर रहे होते हैं और खासकर जब ये और आगे बढ़ती है बात और जोड़ घटा तक जाती है, तो जोड़ और घटा के जो एल्गोरिथम हैं उनको हल करने की जो मानक कलन विधि, बहुत क्लिष्ट हिंदी है ये, उसकी जो मानक कलन विधि होती है उसमें हासिल वाले सवालों को हम कई बार इस तरीके से बोलते हैं कि 24 में 17 जोड़ना है तो 4 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 11, 11 का एक लिखा नीचे और एक गया ऊपर, और फिर वो जोड़ेंगे और उस तरह से आएगा। तो वो जो आर्टिकुलेशन है, वो जो हमारे शब्द निकलते हैं कई बार, वो शब्द बच्चा वैसे के वैसे ही पकड़ लेता है और उसके परिणाम फिर उसकी वैकल्पिक समझ या उसके किए गए काम में त्रुटियों के तौर पे हमको देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसा कह के मैं कतई ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के सभी विद्यालयों की, बच्चों की और शिक्षकों की यही स्थिति है। ऐसा कह के मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन हमारे आसपास ऐसा जब हमको होता हुआ दिखे तो हम उसको एनालाइज करने की स्थिति में हो, उसका हम विश्लेषण करने की स्थिति में हो और अपने साथियों को समझाने की स्थिति में हो कि वो उस पूरी की पूरी वैकल्पिक समझ, उन त्रुटियों को, अपने शिक्षण की प्रक्रियाओं को कैसे देखें। तो इस परिप्रेक्ष्य से मैं इस बात को रख रहा हूँ।
एक दूसरा हिस्सा जिस पे अभी हम बात करेंगे वो ये है कि आखिर हमसे अपेक्षा है क्या, है ना। हमसे अपेक्षा ये है कि हम लोग संख्या लिखना सीख लें, या हमसे कुछ और अपेक्षाएं हैं। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि गणित को अगर हम उसके उद्देश्य को अगर हम समझ, तो शायद यश भाई थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जुड़े हुए तो लग रहे हैं, स्लो हो गए तो हो सकता है शायद आवाज नहीं आ रही है। सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, ये इंटरनेट का इशू आ गया, माफी चाहता हूं। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हम जो बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसमें गणित की जो उद्देश्यों को हम देखें तो एक तो संकीर्णता में हम देख सकते हैं कि हमको संख्या ही सिखाना है, संख्या लिखना पढ़ना उसको आ जाए, और उसके अगर लार्जर ऑब्जेक्टिव को अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमसे किस प्रकार की हैं, वो अपेक्षाएं फिर शायद किसी को म्यूट करने की जरूरत होगी। वो अपेक्षाएं फिर संख्याओं के साथ बाहरी दुनिया में जाके जुड़ जाती हैं। संख्याओं का प्रयोग करना, संख्याओं के साथ खेलना, संख्याओं के पैटर्न बनाना, और इस तरीके से फिर अपने आसपास में उनका प्रयोग कर पाना, ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि ये जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, क्योंकि उत्तराखंड में एनसीईआरटी चलता है, तो हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है वो, स्थानीय मान में किस तरह के सीखने के प्रतिफलों की अपेक्षा हमसे की जा रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो कक्षा 1 में पैटर्न का अवलोकन कर अपने शब्दों में कहना, पैटर्न का अवलोकन, विस्तार और निर्माण करना, पैटर्न का निर्माण करना भी इसमें शामिल है। 10 के समूह में इकाई के रूप में 20 से बड़ी संख्याओं की गिनती करना, जीरो शून्य की अवधारणा को समझना, इस तरीके का है। और ऐसी कक्षा 2, 3, 4, 5 में भी हमको देखने को मिलता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इन सब में उद्देश्यों में, इन प्रतिफलों में कुछ कॉमन चीज क्या है, तो एक तो संख्याओं की समझ है, वो तो होगी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ वो उन संख्याओं की समझ के साथ उसका उपयोग के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं। उसके साथ वो उसके आधार पर बनने वाले पैटर्न्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मानक विधि तक पहुंचने से पहले काफी कुछ किया जाना है, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमसे अपेक्षा ये है कि हम बच्चे की संख्या की समझ, जिसमें स्थानीय मान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उस समझ को बनाने में हम एक से अधिक प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजना को बनाएं और बच्चों के साथ काम करें। एक तो इसमें अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शायद ये बातचीत आप लोगों की हुई भी होगी आपस में, और इससे पहले भी हुई होगी, लेकिन इसको री इन्फोर्स करना, दोबारा से कहना मेरे को लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्थानीय मान को अगर हम देखें तो स्थानीय मान मूल रूप से दार्शनिक पद्धति की समझ ही है। अगर हमें दार्शनिक पद्धति की समझ है तो इसका मतलब हमको स्थानीय मान
और संख्याओं का बनना टूटना ये कैसे होता है, ये सारी समझ हमको होगी। तो अब ये जो दार्शनिक पद्धति है, ये दार्शनिक पद्धति का मतलब क्या है ये दार्शनिक पद्धति, इस पर आपने बात करी होगी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। तो दार्शनिक पद्धति को अगर हम देखें तो दार्शनिक पद्धति का जो बनना हुआ है वो कुछ नियम और कुछ सार्वभौमिक सहमतियों के चलते हुआ है। इसको अंग्रेजी में अगर हम कहें तो कुछ रूल्स थे और कुछ कन्वेंशंस थे जिनके चलते हमने इस दार्शनिक पद्धति को अपनाया है। जैसे दार्शनिक पद्धति में 10 ही संख्यांकों का प्रयोग होगा। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को बनाने में या छोटी से छोटी संख्या को बनाने के लिए हम केवल 10 अंकों का ही या संकेतों का ही प्रयोग करेंगे, और वो 10 संकेत 0 से 9 तक के संकेत हैं। दूसरी बात, दार्शनिक पद्धति में हम कहते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हमको लिखना है तो उसको लिखने का केवल एक ही तरीका होगा, केवल एक ही तरीके से उसको लिखा जा सकता है। तीसरी बात, संख्या लिखे जाने में पैटर्न होता है। पैटर्न जैसे मान लीजिए कि 10 की, मान लीजिए नहीं होता है जो, जैसे 10 की घात में दाईं से बाईं ओर की ओर बढ़ना, लेकिन पढ़ते वक्त तो हम पूरी संख्या को बाएं से दाईं ओर पढ़ते हैं, है ना। तो ये जो पैटर्न है कि भाई उसके जो नियम है वो नियम इस तरीके का है कि जिसमें हम कह रहे हैं कि 10 की घात में दाईं से बाईं ओर की ओर बढ़ता जाता है और बाईं से दाईं ओर घटता जाता है। वैसे ही हम इसको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पढ़ते वक्त लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं, हम बाएं से दाईं ओर पढ़ते हैं। 225 को अगर मेरे को पढ़ना होगा तो 5 फिर 2 25 फिर 200 225 ऐसे नहीं होगा। 225 को पढ़ना मतलब 225 को पढ़ना ही होगा, और 225 को लिखना मतलब 225 लिखना ही होगा। उस पूरी संख्या को संपूर्णता में ही समझना होगा। तीसरी बात, संख्यांक का स्थान उसका मान निर्धारित करता है। कोई भी संख्यांक जहां पर लिखा जाएगा वो उसके मान वहीं से उसी स्थान के आधार पर निर्धारित होता है। एक स्थान पर केवल एक ही संख्यांक लिखा जा सकता है। एक व एक से अधिक संख्यांकों का स्थानीय मान पूरी संख्या को बताता है। यानी कि अगर हमने 125 में 3 संख्यांकों का इस्तेमाल करा है तो वो तीनों मिलकर 1 2 5 जो हमने लिखे हैं, ये 125 जो कि एक अपने आप में संख्या है उसका मान बताता है। किसी भी संख्या में जो इकाइयां होती हैं वो उतनी ही होती हैं जितनी वो संख्या होती है। यानी कि 125 में कितनी इकाइयां हैं, तो वो 125 ही इकाइयां होती हैं। हम बोलते वक्त इकाइयों को ही बताते हैं कि 125 इकाइयां, लेकिन जब हम स्थानीय मान की समझ के तौर पे देखते हैं तो हम कहते हैं 125 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, तो वो 5 होता है। दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होता है, तो वो 2 होता है। सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होता है, तो वो 1 होता है। अब चूंकि वो सैकड़े के स्थान पर है तो वो 100 इकाइयों के साथ है। चूंकि वो दहाई पे दो अंक है तो 20 इकाइयों के साथ है, 10-10 की 2 इकाइयों के साथ है, और वो इकाई पर है तो वो तो 5 इकाइयों के साथ है ही। संख्याओं की जब हम तुलना करते हैं तो हमको संख्याओं की तुलना संख्या के तौर पे करनी होती है, ना कि उसके संख्यांकों की तुलना करके। यहाँ पर दार्शनिक पद्धति में संख्याओं का बनना होता है संख्यांकों का अरेंजमेंट करके। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या को समझना इम्पोर्टेंट है, उसके संख्यांकों की तुलना करके किसी को बड़ा किसी को छोटा बताना वो एक किस्म से ठीक नहीं होता। एक किस्म से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई साथी इसमें ये तर्क भी लाते हैं कि नहीं, हम तो पहले ये बताते हैं कि आप ये देखो कि 2 अंक लिखे हैं कि 3 अंक लिखे हैं, तो जिसमें 2 अंक होंगे वो, और किसी में 3 होंगे तो जो 2 अंक वाला होगा वो छोटा होगा और जो 3 अंक वाला होगा वो बड़ा होगा। लेकिन ये प्रक्रिया आगे जाके, ये जो समझ है ये आगे जाके बदल जाती है और इसमें परिवर्तन आता है, और जब हम दशमलव का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर ये
उस तरीके से स्थापित नहीं हो पाता। तो ये कुछ दार्शनिक पद्धति की बातचीत हम कह रहे थे। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि अच्छा किसी भी संख्या को अगर समझना है तो उसमें कौन सी वो बातें हैं जिन पे हम कहते हैं कि अच्छा ये बातें समझ में आ गई तो इसका मतलब संख्या समझ में आ गई, तो उसमें 3 बातें मुख्यतः आती है। एक बात आती है संख्या नाम, एक आता है संख्यांक और एक आता है संख्या मान। तो अब इन तीनों को एक तो अलग अलग करके समझेंगे, लेकिन उन तीनों को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है जाना नहीं चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो जैसे संख्या नाम है, तो संख्या नाम का मतलब क्या हुआ? गिनती बोलना। गिनती बोलने को अगर हम देखें तो संख्या नाम एक क्रम में बोला जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, है ना, या ओन रंड मुंड नाल तमिल। तो ऐसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका एक क्रम होता है, और वो क्रम ये बताता है कि जो पहले संख्या बोली गई है और जो उसके बाद की संख्या है, इन दोनों के बीच में एक संबंध है। और वो संबंध ये है कि उन दोनों संख्या में से जिस संख्या को पहले बोला जाएगा वो संख्या उसके बाद वाली संख्या से एक छोटी होगी, और जो बाद वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या से एक संख्या बड़ी होगी। इसलिए इसको एक क्रम से बोलना महत्वपूर्ण होता है। अगर हम देखें हिंदी में संख्याओं का बोलना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें पैटर्न पकड़ना मुश्किल होता है। अंग्रेजी को अगर हम देखें तो वो थोड़ा आसान होता है, संस्कृत को देखें तो उसमें भी समझ में आता है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, तो 10 समझ में आता है उसके आखिर में। लेकिन हिंदी में 59, 61 और इस तरह से 63, तो वो पैटर्न को समझना कि कब त्र आएगा, कब सठ आएगा, और वो बदलता भी है। तो ये एक संख्या नाम के साथ की कुछ बातचीत है। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आप किसी भी संख्या नाम की जो प्रक्रिया होती है, गिनती बोलने की जो प्रक्रिया होती है, उसको अगर आप देखेंगे तो शुरुआती संख्याओं में वो नाम अलग अलग ही होते हैं। यानी कि अगर वो दार्शनिक पद्धति होगी तो दार्शनिक में 10 जो अंक होंगे या 10 संख्याएं होंगी शुरुआती, उनके नाम अलग अलग होंगे और फिर उन्हीं नामों से मिलके आगे के संख्या नाम बनते हुए दिखते हैं। दूसरी बात हम करते हैं संख्यांक की। संख्यांक ये एक संकेत है, ये वो संकेत है जिससे कि हम किसी भी संख्या को दर्शाते हैं या किसी भी संख्या का निर्माण करते हैं। अब ये संख्याओं को लिख कर दिखाने वाला एक टूल हमारे पास आ गया, तो हम कह रहे हैं इनको संख्यांक। अगर हम इसकी समझ को देखें तो ये कैसे बनाते हैं हम, तो शायद शुरुआत में हम लोग 1 से 9 तक की संख्याओं से परिचय करवाते हैं बच्चों का, उसका लिखना सिखवाते हैं, फिर हम शून्य सिखाते हैं, और फिर शून्य के बाद 10 को सिखाना, और उसके बाद 10 से 50, फिर 50 से आगे की पैटर्न के आधार पर बच्चा अपनी समझ बनाता रहता है लिखने की। तो ये संख्यांक इस तरीके से आता हुआ दिखता है। तीसरी बात जो आती है वो आती है संख्यामान। संख्यामान जैसे कि अभी हमने बात भी करी कि एक संख्या का बनावट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बनावट से मेरा मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो उसमें जिस तरीके से ये संख्यांक रखे जाते हैं हमको उनको वैसे ही पढ़ना होता है। शुरुआत में हो सकता है कि जिस तरीके से हम पढ़ते हों, जिस तरीके से हम समझते हों, उसमें हम 100 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 100 के स्थान पे 1, 25 बोलने से पहले हम 2 दहाई 20 मन में बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं 20 और 5 25, 125। लेकिन एक समय के बाद हम इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब देखना छोड़ देते हैं और हम सीधा संख्या की बनावट देखते हैं और बाईं से दाईं ओर को उस संख्या को पूरा पढ़ डालते हैं। इस पे हम कह रहे हैं कि शून्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसलिए शून्य को हम बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि किसी भी संख्या की बनावट जो होती है वहाँ पर इसके सीखने सिखाने के दौरान ये भी देखने को आता है कि कई बार कोई संख्या जब लिखी जाती है, मान लीजिए 1025 या 1005, तो अब ये जो 1005 संख्या लिखना होता है तो ये बोला जाता है कि 1005 में तुमको सुनाई क्या दे रहा है, तो 1000, तो उसके नीचे 1000 लिखो और 1000 के नीचे 1 लिख दो। 5 बोला जा रहा है तो 5 के आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो इकाई है, तो इकाई के नीचे 5 लिख दो। अब जो जगह बच गई है उसको शून्य से
उसमें शून्य लिख दो, यानी कि शून्य को एक फिलर के तौर पे हमारे कहने में वो आता है। जबकि अगर हम देखें तो शून्य अपने आप में एक संख्या भी है और एक स्थान धारक भी है। स्थान धारक इस सेंस में है कि अगर शून्य को नहीं लिखेंगे तो कोई संख्या को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1005 में मैं 1 और बीच में शून्य को ना लिखूं और 5 लिख दूं तो कोई व्यक्ति उसको 15 भी पढ़ सकता है, कोई व्यक्ति उसको कहेगा ये 1 अलग लिखा हुआ है और 5 अलग लिखा हुआ है, क्योंकि इनके बीच में दूरी बहुत है। तो ये जो स्थान धारक के तौर पे हम बाकी संख्याओं को देखते हैं, संख्याकों को देखते हैं, उसी प्रकार शून्य भी अपने आप में एक संख्या धारक के तौर पे, एक स्थान धारक के तौर पे बनता हुआ दिखता है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और संख्या के तौर पे तो हम कह रहे हैं कि किसी न किसी वस्तु की अनुपस्थिति को दर्शाने वाली संख्या शून्य होती है, कुछ भी नहीं होती। ज़्यादातर ये समझ में आता है कि शून्य को समझाते हुए हम बोलते हैं कि शून्य मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता शून्य। तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ शून्य लिख दो, जहाँ कुछ नहीं आ रहा वहाँ शून्य लिख दो। तो ये भी बच्चों के अंदर भ्रांति और वैकल्पिक समझ बनाता है। तो इसको भी हमको देखना होगा। और 10 का एक परिचय होता है इसमें, संख्या मान में हम कह रहे हैं 10 का एक परिचय आता है। और 10 को लिखने का तरीका जब बच्चों को समझ में आता है अपने हिसाब से, वो जब वो विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं और उसके बाद समझते हैं, तो फिर 100 बनाना उनके लिए आसान होता है 99 के बाद की परिस्थिति जो बनती है। और ऐसे ही फिर वो पैटर्न पकड़ के आगे बढ़ते हैं। तो मेरी दूसरी बात ये जो अभी यहाँ तक आ गई है, वो बात इसी पे फोकस थी कि स्थानीय मान को हम कैसे समझें, एक बड़े स्तर पे उसको देखने की कोशिश कैसे करें। अब तीसरे हिस्से की ओर अगर हम बढ़े तो प्राथमिक स्तर पे अगर हम देखें तो हमको कुछ सिद्धांत सुने हैं, समझे हैं, करे भी होंगे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सिद्धांत जो हमको समझ में आता है वो आता है मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं गणित में, या विशिष्ट से व्यापक की ओर जाते हैं गणित में। या कभी कभी सुनने में आता है कि अच्छा किसी ट्रेनिंग में या कहीं पे कोई बातचीत होती है तो अभाचिप्र ELPS, एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर एंड सिंबल। ये कई बार ऐसा भी देखने को मिला जब बातचीत करी गई, जब कक्षाओं का अवलोकन करा गया विभिन्न कक्षा का शिक्षणों का, तो ये कुछ मंत्रों के तौर पे बोले जाने वाले शब्द दिखते हैं, इसका व्यवहारिक निरूपण होते हुए नहीं दिखता। यानी कि मूर्त से अमूर्त, अच्छा हम गणित कैसे पढ़ाएं, तो देखिए गणित होता अमूर्त है तो इसलिए हमको मूर्त से अमूर्त की ओर जाना होगा, ये तो कह देते हैं, लेकिन कैसे होता है मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, वो प्रक्रिया क्या होती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी फिर फंसावट देखने को मिलती है। हालांकि कुछ एक गतिविधियाँ बताते हैं, करते भी हैं साथी, लेकिन वो गतिविधि भी कई बार फिलर के तौर पे होती है या अधूरी होती है। तो ऐसे में इसको कैसे समझा जाए, तो देखिए गणित विषय के तौर पे जो आप सभी जानते हैं कि भाई अमूर्त होता है, उसमें संख्या अपने आप में एक अमूर्तता लिए हुए होती है। अगर किसी संख्या को समझना है तो उस समझ के लिए हमको पहले कुछ ठोस चीज़ों से ही आगे बढ़ना होता है। अब ये ठोस चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, ये हमने शायद गिनती वाले सेशन पे अच्छे से बातचीत करी होगी। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि ये जो संख्या की पूरी समझ है, इसमें कैसे ये मूल सिद्धांत जिनको हम कह रहे हैं ये काम करते हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे कि हमने जो अभी तक संख्याओं की समझ बनाई है वो संख्या की समझ पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम गणित को हमेशा कहते हैं कि उसका एक प्रकृति का हिस्सा ये भी होता है कि वो क्रमबद्ध तरीके से उसकी अवधारणाएं आगे बढ़ती हैं। तो अगर गिनती पे काम बेहतर तरीके से हुआ होगा, 1 से 9 तक की संख्या की समझ बनी होगी, शून्य की समझ बनी होगी, तो ही हम आगे स्थानीय मान की समझ बना पाएंगे। तो ऐसा कह के मैं जब कह रहा हूँ तो इसमें अपेक्षा ये भी है कि हम लोग इस बात को भी समझें कि इससे पीछे जो कहा गया है उसमें वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमको स्थानीय मान की समझ में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि किसी भी संख्या को समझना अगर हो
तो उसको अलग अलग संदर्भों में समझना हो, पहली बात। यानी कि अगर मेरे को एक समझना है, तो एक को समझाने का मेरा एक संदर्भ तो ये हो सकता है कि मैं बोलूं, देखो एक पेन, एक आदमी, एक नाक, एक टेबल, एक किताब, एक तरीका ये हो गया। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है, जिसमें एक संदर्भ ये भी हो सकता है जो बच्चों के संदर्भों से जुड़कर आता भी है, कि बच्चे तो अपने यहाँ ऐसे भी बोलते हैं ना कि अच्छा आपके यहाँ कितने परिवार रहते हैं, तो कहते हैं 5 परिवार रहते हैं। अच्छा आप कितने परिवार हो, हम एक ही हैं, तो परिवार एक। तो ये जो एक समूह का मिलकर एक बनना जो होता है, उसकी जो बातचीत है वो छूटती है। और जबकि ये जो बातचीत है समूह के साथ का एक बनना, ये बहुत मदद करती है हमको आगे चल के। वो कैसे मदद करती है वो हम आगे बात करेंगे, कि जब हम 10 की माला बनाते हैं, 10 के बंडल बनाते हैं, तो हम कहते हैं ये एक बंडल है। तो अगर इससे पहले 1, 2, 3 में इस तरह के संदर्भों को बच्चों के सामने नहीं रखा गया होगा, तो बच्चे फिर उस एक को समझने में थोड़ा सा उनको मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर उसकी पूर्व तैयारी के तौर पे देखें तो ये संख्याओं को अलग अलग संदर्भों में समझाना जरूरी है। जैसे क्लास, एक कक्षा, तो कक्षा 1 के बच्चे कितने बच्चे जी, इसमें तो 15 बच्चे हैं जी, इसमें तो 8 बच्चे हैं, इसमें तो 100 बच्चे हैं। लेकिन कक्षा कितनी है, कक्षा तो एक ही है। तो बच्चों से मिलके बनने वाली एक कक्षा, है ना, माता पिता भाई बहन, इनसे मिलकर बनने वाला एक परिवार। ये वेरी भी कर सकता है, मतलब परिवार, एक परिवार के मायने किसी बच्चे के लिए माता पिता भाई बहन हो सकता है, और किसी बच्चे के लिए माता पिता दादा दादी चाचा चाची ये सब मिलके भी हो सकता है, और किसी बच्चे के लिए केवल मेरी माँ और मैं, या मेरे पिता और मैं, ये भी एक परिवार की परिभाषा हो सकती है। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ये जो पूरी की पूरी बातचीत है, ये ज़्यादातर बच्चों के साथ होती हुई दिखती नहीं है, क्योंकि ये उनके संदर्भ से भी जुड़ती है, और ये उनकी जो अपनी परिस्थिति है उस परिस्थिति में बाकी चीज़ों को भी समझने के अवसर देती है। यानी कि परिवार के मायने अलग अलग हो सकते हैं, ये उनको समझ में आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके एक के मायने अलग नहीं हो सकते। जैसे एक देश, या एक, हम मॉर्निंग असेंबली में, सुबह की सभा में बच्चों को बताते हैं कि हमारे राज्य का नाम क्या है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य कितने हैं, एक ही तो है। अब एक राज्य एक ही है, लेकिन उसके अंदर अलग 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 जिले हैं। कितने जिले हैं, 13 जिले। तो 13 जिलों से मिलकर बना हुआ एक राज्य। तो इस बात को मैं इसीलिए थोड़ा सा लंबा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये बात होती हुई दिखती नहीं है, जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको विभिन्न संदर्भों में बच्चों के सामने लाना चाहिए, उस पर बातचीत भी करनी चाहिए। बच्चे इस तर्क तक पहुंच जाएं कि अच्छा कुछ चीज़ों में तो ये अलग अलग भी हो सकता है, और कुछ चीज़ों में ये हम सबका एक जैसा होगा। वो तर्क अगर आता है तो ये हमको आगे मदद करता है। तो स्थानीय मान के लिए एक समझ ये। दूसरी बात जो स्थानीय मान की समझ के लिए महत्वपूर्ण लगती है, वो ये लगती है कि स्थानीय मान में ये जो संख्या की समझ में उसका टूटना और जुड़ना होता है। यानी कि मैं इसको अंग्रेजी में अगर कहूँ तो ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग है, अनग्रुपिंग है, या इसको ऐसा कहें कि जैसे मान लीजिए संख्या 5 है, तो संख्या 5 का मतलब क्या होता है? तो संख्या 5 का मतलब ये होता है कि वो 5 वस्तु हैं, 5 समूहों का एक सेट है, या ऐसा कुछ कोई बोले। लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझ में आना चाहिए कि 5 का मतलब 1 और 4 मिलकर 5 बनता है, 2 और 3 मिलकर 5 बनता है, 0, 0 और 5 मिलकर 5 बनता है। तो जब इस तरह की गतिविधि होती है बच्चों के साथ, और बच्चे जब इसको 9 तक की संख्या समझ में इसको बना पाते हैं,
मान लीजिए आपने कहा कि 9 संख्या का मतलब बताओ, तो बच्चे बताएं कि अच्छा 1 + 2 + 3 + 3, कुछ भी बोले इस तरीके से, और भी जोड़ के बोले। कितने तरीके से वो किसी संख्या को समझ पा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है स्थानीय मान के लिए, क्योंकि आगे चलकर हम इसी तरह की ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग को इस्तेमाल करते हैं संख्या की समझ बनाने में। यानी कि जब हम 10, 11, 12, 13 ऐसे बोल रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग 10 और कुछ खुले, यानी कि 10 का 1 और कुछ खुले, ऐसे जब देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि अच्छा ये तो हमने करा था पहले, तो ये एक इसका स्पेशल केस है 12 का, ये 11 का एक स्पेशल केस है जहाँ पर हम 10-10 पे ही काम कर रहे हैं। तो ये हमको देखना पड़ता है कि कहाँ पर आकर हम बच्चों को किस गतिविधि में, किस मूल बिंदु के इर्द गिर्द खिलाएं, उनको उनके सामने विभिन्न परिस्थितियों को रखें। तो ये 2 बातें ऐसी हैं जिनको कि स्थानीय मान की पूर्व समझ के तौर पे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ऐसा कह के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिनती नहीं आनी चाहिए, गिनती भी आनी चाहिए, परंतु ये 2 बातें ऐसी हैं जो कि कक्ष में बच्चों के साथ होती हुई दिखती नहीं है ज़्यादा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये आगे तक में मदद करती है जब हम आगे की कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं, गणित पढ़ रहे होते हैं। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय मेरे पास सीमित है, तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो सीखना सिखाना हो रहा है, ये सीखना सिखाना किस प्रकार से चल रहा है। यानी कि इसको अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि ये हमारी किताबों में इसको कैसे देखा जा रहा है, तो आप सभी ने कक्षा 1, 2, 3 की किताबें देखी होंगी, उसमें स्थानीय मान को लेकर किस तरह की गतिविधियां हैं। लेकिन मैं बस जो भी मैंने अभी तक कहा है उसको मैं कक्ष की इस किताब से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि वो किताब भी इस बात को प्रमाणित करती है कि बच्चों के साथ किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। मैं कुछ उदाहरणों को यहाँ पर रख रहा हूँ। जैसे कक्षा 1 को अगर हम देखें, तो कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक में अगर आप देखें तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो डब्बे बने हुए हैं 2 और आगे संख्या लिखी हुई है। कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़कर 5 मिलता है, कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़कर 6 मिलता है, कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको मिलकर 3 मिलता है, कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़कर 1 मिलता है। तो आप इस बात को देखिए कि यहाँ पर 2 तरह की हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बच्चे के साथ। एक कंट्रीब्यूशन तो हम ये कर रहे हैं कि वो संख्या की समझ बन रही है, दूसरा ये स्थानीय मान में मदद करेगी। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर हमने बच्चे के साथ बीज गणित की शुरुआत भी कर ली है। तो अभी बीज गणित हमारे मुद्दे का मामला नहीं है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर स्थापित कर रहा हूँ कि कई बार ये क्वेश्चन या इसके जैसे अन्य सवाल हमारे बहुत हल्के में चले जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह की समझ बच्चों की अगर बनती है तो ये बहुत मदद करती है आगे के गणितीय अवधारणाओं पर समझ बनाने में। अब इसके बाद देखें तो कक्षा 1 में कुछ कुछ बंडलिंग की गतिविधियां हैं, और अगर आप कक्षा 1 की किताब को देखें तो उसके आखिर में चैप्टर नंबर 13 के बाद जो एक शिक्षकों के लिए कुछ लिखा गया है, उसमें आप पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा एक अच्छे से बनाई गई योजना है, जिसके अनुसार अगर हम काम करें तो बच्चे बेहतर तरीके से समझ बना सकते हैं। तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि किताब पर आने से पहले हमको बच्चों के साथ बहुत सारे ठोस अनुभव देने चाहिए। तो उसी में अगर आप देखें तो जैसे ये जो बंडल का खेल आ गया है, तो ये जो बंडल का खेल है, ये बंडल का खेल हमको पहले उनके साथ ठोस रूप में करना होगा और उसके बाद जाके हमको आगे बढ़ना होगा। तो जैसे मैं आपको किताब की भी कुछ बातें
जो उन्होंने लिखी हैं, और उसको अगर आप देखेंगे तो वो पृष्ठ संख्या 134 से शुरू होता है, और वो शिक्षकों के लिए टिप्पणी करके लिखा गया है। उसमें वो साफ तौर पे बोलते हैं, जब 1 से 9 तक की संख्या के लिए बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई बच्चों के साथ जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उन्हें अंकों और मौखिक गिनती का अनुभव होता है, लेकिन हो सकता है वो संख्याओं का प्रयोग करने में उनको आत्मविश्वास ना हो। गिनती की प्रक्रिया का परिचय देते समय ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये क्रम अनुसार सुव्यवस्थित रूप से हो, जो कि बच्चे की अंक प्रणाली की समझ का विकास करे। फिर वो गिनती के कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। इसी के आगे वो बढ़ते हैं और वो इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि बच्चे जब समझ बना रहे होते हैं और कुछ सवालों को कर रहे होते हैं, तो उसमें जाने अनजाने वो अपने कुछ नियम निकाल लेते हैं, और जिनको बताने के लिए हमको उनको प्रेरित करना चाहिए, है ना। तो वो नियम आगे चलकर वो एक प्रॉपर्टी, एक नियम के रूप में, एक खासियत के तौर पे किसी संख्या समूह के सेट का दिखती है, लेकिन बच्चे अगर उसको पकड़ लेते हैं तो वो उनको मदद भी करती है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे ये जब पकड़ ले, मैं अपनी कक्षा का एक अनुभव रखता हूँ कि एक कक्षा के साथ, जब मैं कक्षा 2 या 3 के बच्चे थे, मैं उनके साथ बैठकर जब बातचीत कर रहा था, और मैंने उनसे ये पूछा कि अच्छा ये बताओ 4 और 5 कितने होते हैं। तो उन्होंने पहले उंगली में गिना 4, फिर 5 गिना, फिर बोल दिया 9। मैंने कहा अच्छा अब ये बताओ 4 और 6 कितने होते हैं। फिर उन्होंने उंगली में गिना, फिर उन्होंने बोला कि 10। मैंने बोला अच्छा अब ये बताओ 4 और 7 कितने होते हैं। तो उनमें से एक बच्चे ने बोला कि सर 11। मैंने कहा आपने तो गिना ही नहीं उंगली में। कह रहा नहीं आपने एक बढ़ा दिया है उसमें। मैंने कहा अच्छा ये पकड़ लिया तुमने, चलो अब ये बताओ कि 5 और 7 कितने होते हैं। तो उसने बोला सर 12। तो ऐसा जब हुआ तो उसके साथ के बच्चों ने भी उस पूरी बातचीत पे गौर किया। जैसे हम कहते हैं कि हम अपने ही साथियों की बात हमको ज़्यादा बेहतर समझ में आती है, ऐसी बच्चों को भी आपस में एक दूसरे की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि वो उन्हीं की भाषा में उन्हीं की तरह व्यक्त होती है। तो जब उन बच्चों ने उसको देखा तो एक स्तर पे आने के बाद उन्होंने ये भी बोला कि सर 4 और 5 बोल लो, चाहे 5 और 4 बोल लो, इसका उत्तर तो सेम ही आ रहा है। तो मैंने कहा वाह यार ये तो आपने पकड़ लिया। लेकिन अभी ये जो इन्होंने पकड़ा है, 4 और 5 करो चाहे 5 और 4 करो, वो हमेशा एक ही आएगा। ये बेसिकली उन्होंने क्रम विनिमय का जोड़ का नियम समझ लिया है। नियम नहीं कहेंगे इसको, गुण कहेंगे। तो क्रम विनिमय के गुण को उन्होंने पकड़ लिया है। तो अब ये जो गुण उन्होंने पकड़ा है, ये आगे जाके उनको पता चलेगा कि अच्छा ये तो मेरे को पहले से पता है, अच्छा इसको क्रम विनिमय का गुण कहते हैं। तो वहां पर उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बंडलिंग के लिए भी बहुत सारे हमको बच्चों के साथ काम करने पड़ेंगे। और उसी का अगर आप देखें तो पहले वो बंडल को समझा रहा है कि 10 का बंडल कैसे होता है, क्या होता है, किस किस चीज़ का हो सकता है। आगे चल के वो उसको चित्र रूप में ला रहा है। आप गौर करिएगा इस पूरी बातचीत में कि पहले उसने उनको ठोस अनुभव दिए हैं, और उसके बाद वो एक वर्कशीट के तौर पे, क्योंकि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है वो एक वर्कशीट के तौर पे भी काम करती है, तो वर्कशीट के तौर पे उसमें कुछ सवाल दिए हैं जिसमें बच्चों को कहा है 10-10 के ऊपर घेरा बनाओ। तो ये जो 10-10 का घेरा बना रहे हैं तो कुछ खाली भी बच रहे हैं। तो बच्चों से बात की जाती है कि 10 का घेरा बना के कितने बच गए, तो कहेंगे अच्छा 4। ठीक है, थे कितने ये, 14 थे। अच्छा 10 का एक घेरा बन गया और 4 खुले रह गए। ठीक है, ऐसी ये जो आइसक्रीम है इनमें 10 का घेरा बनाओ, तो बनाएंगे 10 का घेरा। और फिर आप कहोगे 10 के घेरे में कितने घेरे बने, तो कहेंगे 1। खुले कितने रह गए जी, तो ओ अच्छा, तो ये थे कितने, अच्छा ये तो 12 थे जी। इसके आगे अगर आप देखें तो इस पे काम करने के बाद तीसरा स्तर आता है जहां पर आप संकेतों का प्रयोग शुरू कर देते हैं, और आपने वहां पर एक शब्दावली भी डाल दी है, इकाई और दहाई करके। जहां पर अभी आप बोल रहे थे, आप और हम बोल रहे थे कि ये 10 का घेरा कितना बने, तो हमने कहा एक घेरा बना और 4 खुले रहे, तो थे कितने, 14 थे। अच्छा एक घेरा 4 खुले, उसको वहां पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया।
10 का एक घेरे को हम क्या कहें, हम दहाई कह सकते हैं। तो अच्छा 10 का एक घेरा दहाई, यानी कि एक दहाई, एक घेरा यानी एक दहाई, दो घेरा यानी दो दहाई, तीन घेरा यानी तीन दहाई। ये बड़ा आसान होता है। तो एक दहाई और खुले कितने, तीन। ओ अच्छा, तो एक दहाई और तीन थे कितने, 13। तो ये 13 लिखा हुआ है। तो बच्चे को अपने आप ये रिलेट हो जाता है कि जो उसने किया है अभी तक का काम, जो उसने ठोस अनुभव लिए थे, उसको चित्र रूप में लाए थे, और उस चित्र रूप में काम करने के बाद जैसे ही हम ये सिंबल लाए तो उसके लिए एक आसान रास्ता हो जाता है कि जहाँ पर वो रिलेट कर पाए। और ये भी वो तब कर पाता है जब वो पाता या पाती है, जब वो इससे पहले गिनती में 1 से 9 में भी इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरे होते हैं। अन्यथा यहाँ पर उनके साथ बहुत सारी मेहनत फिर करनी पड़ती है। इसीलिए शुरुआत से हमको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आगे चल के अगर हम देखें तो 13 ऐसे होता है। अच्छा ये जो अब लालटेन थे ये कितने थे, ये लालटेन तो जी 15-16 थे, 15 थे। तो 15 यानी 10 का घेरा बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे जी, एक घेरा ही बन रहा है। और खाली कितने रह रहे हैं जी, 5 रह रहे हैं। अच्छा तो 10 का एक घेरा यानी कि एक दहाई, तो दहाई में एक लिख दिया हमने, और इकाई यानी कि खुले कितने रह गए, 5, तो ये 15 है। ठीक, अब ये जो हम कर चुके हैं, आप इस बात को समझिएगा कि असल में सीधा 10 को नहीं बताया गया है, पहले 13, 12, 11, इनका एक पूरा का पूरा ठोस अनुभव और ठोस पिक्चर और एक ठोस संकेत उनके दिमाग में स्थापित हो चुके होंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा ये जो 9 तीलियां हैं, इसमें एक तीली अगर आ जाएगी तो ये कितनी हो जाएंगी, तो कहेगा जी 10 हो जाएंगी। अच्छा 10 हो जाएगी, ओ तो 10 हो जाएगी, इसका मतलब ये सारे के सारे बन जाएंगे, तो फिर खुली रह जाएगी कोई, तो कहेंगे नहीं। अच्छा तो एक भी तीली खुली नहीं दिख रही है। तो किसी भी चीज़ की अनुपस्थिति को हम किससे दिखाते हैं, कौन सी संख्या से दर्शाते हैं, तो वो संख्या क्या होती है, 0। तो यहाँ पर फिर वो 10 का एक इंट्रोडक्शन करते हैं, और फिर वो 10 के साथ फिर 11, 12, 13, 14 आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो 13 से पहले उल्टा आते हैं, 20 तक, 19 तक जाते हैं, फिर 19, 20 तक जाने के बाद, 19 तक जाने के बाद वापस आते हैं, फिर 10 को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर 10 के बाद वो फिर आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे ही देखें तो इस समझ को और ठोस करने के लिए किस तरह के सवाल कक्षा 1 में दिए गए हैं। जैसे वो कहते हैं कि अच्छा छोटी संख्या लिख दो, तो संख्या लिखने के लिए कहा जाता है अब यहाँ पर 10 के बाद 11 लिखा जाएगा, ना तो 1 1 11 लिखा जाएगा, है ना, 1 1 11 नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर कहा जाएगा 10 के बाद क्या आता है, 11, 11 लिखो, 12 लिखो, 13 लिखो, 14 लिखो, 15 लिखो, जो छूट गया। इस तरह की संख्याओं को लिखने का काम देते हैं। और इसके साथ साथ इस बात को भी इस्टेब्लिश करते हैं कि कैसे बड़ी संख्या और कैसे संख्याओं की तुलना को देखा जाए। तो कैसे संख्याओं की तुलना को देखा जाए, तो 11 और 13, अब ये दोनों 2 अंक की हैं, तो ये 2 अंक की संख्या हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि देखो पहले इसमें देखो कितने अंक हैं और इसमें देखो कितने अंक हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं ये कितना लिखा है, वो कहेगा 11, यहाँ पर कितना लिखा है, 13। तो 11 मतलब, तो अगर वो उसने उस समझ को बनाया होगा तो वो बोलेगा 11 छोटी संख्या है, 13 बड़ी संख्या है। ये लेवल 1 है। लेवल 2 ये होगा उससे नीचे का, कि वो कहेगा 11 मतलब हमको बोलना पड़ेगा कि अच्छा कितने बंडल थे और कितने खुले होंगे, जी एक बंडल है और एक खुला है। 13 में कितने बंडल हैं, कितने खुले हैं, जी एक बंडल है, 3 खुले हैं। तो किस में ज़्यादा खुले हैं, 3 में ज़्यादा खुले हैं, 3 ज़्यादा खुले हैं। तो कहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं जी, यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पर इस बात को इस्टेब्लिश किया था। लेवल 3 वो होता है जहाँ पर कि हम कह रहे हैं बच्चे अभी भी 11 और 13 की समझ को नहीं बना पाए, तो उनके साथ ये देखना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है कि वो इस संख्या को समझ कैसे रहे। तो ये एक संख्याओं की तुलना के सवाल भी देखने को आते हैं, और ये 2 संख्याओं की तुलना से 3 संख्याओं की तुलना, और जब हम और आगे जाएंगे तो फिर संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखना, घटते क्रम में रखना, इसी का परिणाम होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 15, 7, 20 भी दे रखा है, यानी कि बच्चा 15 समझता है, 7 समझता है, 20 समझता है,
और तब जाके वो बता पाएगा इनमें सबसे छोटी कौन सी है। 14, 16, 12 में से सबसे छोटी कौन सी है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो संख्या स्थानीय मान की समझ के लिए कक्षा 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पर वो रुपए और पैसों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात ये रखना चाहूँगा कि ये जो हम टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के हमारे पास संपर्क के किट हैं, उसके अंदर कई तरह के हमारे पास सहायक सामग्रियाँ होती हैं। ये टीएलएम भी अपने आप में मूर्त और अमूर्त का भाव रखते हैं। जैसे अगर हमको 100 समझना है तो वो डीन्स ब्लॉक जो होते हैं वो हमको 100 का भाव दे देते हैं, क्योंकि उसका हमको जो छोटे क्यूब होते हैं वो एक 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 दिखते हैं, जो रॉड होती है वो एक एक से मिलके बनने वाली 10 होती है, और वो जो प्लेट होती है वो 10-10 से मिलके बनने वाली 100 इकाइयों की एक प्लेट होती है। तो वो एक ठोस अनुभव है जिसको हम कहते हैं कि वो एक मूर्त उदाहरण हमको देखने को मिलता है। मूर्त से अमूर्त की ओर जब हम जा रहे होते हैं तो ये टीएलएम जो होते हैं, ये टीएलएम एक बीज की स्थिति भी लेते हैं। अब उस बीज की स्थिति को हम अर्धमूर्त कहें या अर्ध अमूर्त कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन वो बीज की स्थिति होती है जहाँ पर कि वो टीएलएम अपने आप को स्थापित करता है। जैसे 100 रुपये, जैसे 10 रुपये, जैसे 1 रुपये का सिक्का। अभी जो 1 रुपये का सिक्का है ये अपने आप में कोई कह सकता है ये तो मूर्त उदाहरण भी दिख रहा है कि एक है और एक भी है, 1 रुपये का सिक्का भी है। लेकिन जो 10 रुपये का नोट है या जो 100 रुपये का नोट है वो असल में जो दिखा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो उतना दिखता नहीं है। यानी कि ये जो 10 रुपये का नोट है, ये 10 रुपये का नोट 10 तो बता रहा है, लेकिन ये असल में 10 चीजें दिखा नहीं पा रहा है। इसके अंदर 10 सिक्के नहीं दिख रहे हैं, इसमें 10 एक एक के नोट नहीं दिख पा रहे हैं। लेकिन ये एक 10 को लेकर एक तरह का मानस चित्रण बना रहा है, मतलब मेरे मन में एक चित्र बना रहा है कि अच्छा 10 को ऐसे भी देखा जा सकता है। तो इसीलिए इस तरह के टीएलएम को अर्धमूर्त के तौर पे देखा जा सकता है। और उसके बाद जो टीएलएम हम इस्तेमाल करते हैं वो संकेतों में जाते हैं और वो पूरी तरीके से अमूर्त संकेत होते हैं। ये अगर आप देखें कक्षा 2 में नोट और सिक्कों को मिलाकर बन रहा है जो, ये वही अर्धमूर्त टीएलएम के साथ हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इसका एक और स्वरूप देखिए। कक्षा 2 में चूड़ी फेंकने का एक खेल है, आपने देखा होगा। तो चूड़ी फेंकने का एक खेल बड़ा मज़ेदार है, आप सभी ने खेला होगा। अगर किसी साथी ने नहीं खेला तो इसको बच्चों के साथ खेलना चाहिए। इसमें क्या करना होता है कि ये जो बिंदु हैं, इन कागज़ के ऊपर हम लोग एक चूड़ी को फेंकते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि हमारी चूड़ियों में कितने ये लाल बिंदु आए हैं और कितने ये हरे बिंदु आए हैं। लाल बिंदु 10 को डिनोट करेंगे और हरे बिंदु 1 को डिनोट करेंगे। यानी कि चूड़ी फेंकने पर अगर मेरे चूड़ी के एरिया में 2 लाल बिंदु और 3 हरे बिंदु आए तो इसका मतलब 2 दहाई यानी कि 20 और 3 इकाई यानी कि 23 अंक मेरे को मिले हैं। तो बच्चे इसी तरीके से 5-6 बार इसको थ्रो करते हैं, अपने अपने अंक लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं किसके अंक ज़्यादा बने। तो ये भी एक तरीके का अमूर्तता की ओर बढ़ता हुआ कदम होता है। और इसका एक और उदाहरण अगर आप देखेंगे किताब को तो वहाँ पर वो कुछ कार्ड्स का इस्तेमाल करने की बात करता है। और ये कार्ड भी अपने आप में जैसे नोट है वैसे ये कार्ड भी हैं, जो कार्ड अपने आप में इकाई और दहाई को दिखाते हैं, 1 और 10 को दिखाते हैं। तो इन कार्डों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कई तरह की गतिविधियां इसमें दी हुई हैं। इन कार्ड्स को बना के पहले बच्चों के साथ काम करना चाहिए, उसके बाद उसको चित्रात्मक रूप में लाना चाहिए और उसके बाद हमको संख्यांकों का इस्तेमाल करके संख्याओं का प्रदर्शन करना चाहिए। यहाँ पर देखें आप, जो पहले की हमारी समझ थी
27 बराबर डैश प्लस 7, 54 बराबर डैश प्लस डैश। तो अभी कोई साथी अनम्यूट होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये पहले की ही समझ को आगे बढ़ा रहे, और पहले की समझ से ही आगे बढ़ रहे हैं कि संख्या का टूटना और बनना किस प्रकार से होता है, और इसको हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और ये आगे तक बढ़ती रहती है चीजें। ये इसका एक और स्वरूप अगर आप देखें, जो हम बोल रहे थे कि संख्याओं का बनना, टूटना और बनना, तो अगर आप देखें तो जैसे ये छिपकली वाला है, इसको छिपकली को क्या करना है कि सीधी लाइन दिख रही है, जो डंडियां दिख रही हैं, उन डंडियों के ऊपर चल सकती है। अब इसको 18 कीड़े खाने हैं, तो वो किस किस अंक के ऊपर से जा सकती है, बीच में जहाँ खाली होगा उस पर नहीं जा सकती। तो ये बच्चों को इस ओर प्रेरित करता है कि 18 को पाने के तरीका क्या दिखता है इसमें, है ना। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, वो हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो ये एक मानसिक गणना, मानसिक गतिविधि, है ना, और इसको डेवलप करने के लिए इस तरह की गतिविधियां हमको दी जाती हैं। साथ ही कुछ और सवाल भी हो सकते हैं जो शायद किताबों में ना हो या हो, जिनको हम लोग देख सकते हैं। अगर हमने बच्चों के साथ गिन माला पे काम किया है, गिनती में 1 से 9 में, तो 10 में भी काम किया होगा, 20 में भी काम किया होगा, 50 में भी काम किया होगा। तो वो जो गिनती माला होती है, गिन माला होती है, मोती माला होती है, उस मोती माला में इन संख्याओं को, बेसिकली वो मोती माला एक संख्या रेखा का ही प्रदर्शन है, तो उसका ये पिक्चर फॉर्म ये है, उसका चित्रात्मक स्वरूप ये होता है। तो ऐसे इसमें फिर संख्याओं के साथ उनके साथ खेलना कि अच्छा ये 0 है, ये 20 है, तो बीच में क्या है, 10 है। ये 20 और 40 के बीच में क्या है, 20, और जो 20 और 40 के बीच का आएगा उन दोनों के बीच में क्या होगा। तो ऐसे कई तरह की गतिविधियां हम बच्चों के साथ कर सकते हैं जिससे कि उनकी संख्या समझ बने। और जब मैं संख्या समझ कह रहा हूं तो वो स्थानीय मान के साथ ही है। या अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि बच्चों से सवाल जवाब किस तरीके के और हो सकते हैं या होते हैं, तो वो सवाल जवाब कुछ इस तरीके से देखते हैं हम कि अच्छा जैसे 40 और 50 के बीच में मैं आता हूँ, तो ये ऑप्शन नहीं भी दे सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं 40 और 50 के बीच में कौन सी संख्या है। मैं 90 के ज़्यादा पास हूँ, मुझे लिखने में 9 आता है, अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। तो ये इस तरह की गतिविधियां जो कक्षा 2 में आके की जा सकती हैं, ये सारी गतिविधियां, ये सारे के सारे मानसिक गणनाओं की ओर ले जाना, ये सारी की सारी चीजें मिलके एक पूरी पुख्ता और एक ठोस समझ बच्चों की स्थानीय मान को लेकर बनाती है। तो मैं अपनी बातचीत को अगर समराइज करने की कोशिश करूं, तो मैं अपनी बातचीत को इस तरीके से समराइज करता हूं कि स्थानीय मान की समझ के लिए गिनती की समझ, जो कि हमारे को पहले से आती है, बोलना तो आती है, लेकिन 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ होनी चाहिए। और जब हम 1 से 9 की संख्याओं की समझ की बात कर रहे हैं, तो उसमें उस संख्या का बनना कैसे होता है वो भी उनको समझ में आना चाहिए, और उस संख्या से रिलेटेड संबंधित विभिन्न संदर्भ उनको पता होने चाहिए जो कि उनके जीवन से जुड़ते हुए हों। दूसरी बात, जब हम स्थानीय मान पे काम कर रहे होते हैं तो हम लोग बच्चों के साथ ठोस अनुभवों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठोस अनुभव जब हम कह रहे हैं तो वो ठोस अनुभव बंडल तीली भी हो सकता है, वो ठोस अनुभव मोती माला भी हो सकती है, वो ठोस अनुभव जो बैलों के गले में पड़ने वाली गोलियां होती हैं, मोतियां होती हैं, उनकी भी हो सकती है, वो भी मोती माला का एक स्वरूप है, वो भी हो सकती है। तो ऐसी हर वो चीज ठोस अनुभव में बच्चों के आनी चाहिए जो कि बंडलिंग, यानी कि जो कि जिसका कि समूह बना के बच्चे देख सकते हैं। हमारे पास जो डीन्स ब्लॉक है वो एक तरीके का है, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि उसका एक ही सेट हमारे पास होता है, तो सभी बच्चे उससे नहीं खेल पाते। ऐसे ही अगर हम देखें तो ठोस अनुभव के बाद अगर हम उनको इस ओर बढ़ाएं कि कैसे वो अपनी समझ को
और बेहतर तरीके से देखें तो उन ठोस अनुभवों को हम लोग उनके साथ रुपए पैसे के तौर पे देख सकते हैं, जिसको हम अर्धमूर्त के तौर पे देख रहे हैं, या उनके साथ वो जो कार्ड बनाए गए थे उन कार्डों के थ्रू देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि हम इस पूरी की पूरी बातचीत को बोर्ड पर लाते हैं, चित्रों के रूप में बच्चों को दिखाते हैं, जो उनके साथ ठोस अनुभव किए गए थे उसी को चित्र के रूप में दिखाया जाता है, और चित्र के रूप में दिखाने के बाद बच्चे उससे रिलेट करके संख्याओं की समझ बनाते हैं, और फिर आखिर में उसमें हम अंकों का इंट्रोडक्शन कर देते हैं संख्याकों का इस्तेमाल करते हुए, और हम संख्या को बनाते हैं। अंतिम बात मेरी ये थी कि संख्या की समझ का मतलब संख्या की एक पूरी समझ होता है, उसके बीच के उसको बनाने के लिए बने गए अंकों को पढ़ना संख्या की समझ नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं 125 कह रहा हूं तो मेरे को पता है, या पढ़ रहा हूं तो मैं 125 को ही पढ़ रहा हूँ। मैं 5 इकाई, 2 दहाई, 1 सैकड़ा ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं 125 को 125 के तौर पे ही समझता हूं, और यही समझ मेरे को फिर संख्याओं की तुलना करने में मदद करती है, और तुलना करने के साथ साथ मेरी 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 जो संख्या की समझ है उसमें वृद्धि भी होती है। आखिरी बात जो मैं ये कह रहा था कि गणित जो विषय है, उस विषय को, उसके उद्देश्यों को हमको थोड़ा सीमित उद्देश्यों में नहीं देखना चाहिए, हमको उसको थोड़ा व्यापकता में देखना चाहिए। और व्यापकता में इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आखिरकार हमको एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है बच्चों के साथ काम करते हुए, और वो बड़ा लक्ष्य शिक्षा का लक्ष्य है, और वो हमारे राष्ट्र का लक्ष्य है। यानी कि हम कह रहे हैं कि एक ऐसा नागरिक जिसकी पूरी की पूरी जो कि किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। तो योगदान किसी भी रूप में दे सके, वो अपने समाज को समझ सके, वो समाज में चलने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को, विभिन्न प्रकार के घटनाओं पे अपनी एक समझ रख सके। तो गणित का उद्देश्य वहाँ पर जाकर शिक्षा के बड़े लक्ष्यों और राष्ट्र की अपेक्षाओं में जाकर जुड़ता है। तो इसीलिए हमको गणित को थोड़ा बड़े स्तर पे देखना चाहिए। संख्याओं को सीखना, समझना, उसको रटाना, उसको लेके कुछ प्रक्रियाओं को बता देना, ये बहुत सीमितता में रहता है और इसके परिणाम बहुत गंभीर निकलते हैं। तो मैं अपनी बातचीत को अभी यहीं पे रोकता हूँ। मेरे पास अभी बातचीत के लिए इतना ही है। ललित भाई, इसमें अब आपके हवाले करता हूँ, आप जैसा देखें। तो वैसे धन्यवाद, काफ़ी विस्तार में आपने पूरे स्थानीय मान को और गतिविधियों के माध्यम से किस तरीके से अवधारणा निर्माण की तरफ बढ़ सकते हैं इसको रखा है, और निश्चित रूप से ये काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा लोगों के लिए, ऐसा उम्मीद है हमें। तो अभी कुछ साथी अगर कुछ विशेष सवाल पूछने हो, समय कम है हमारे पास में और लगभग 6 मिनट हमारे पास में बचे हुए, तो 2-4 मिनट हम आगे भी बढ़ सकते हैं, तो 10-1 मिनट मान सकते हैं अभी बचे हुए। तो कोई साथी अगर सवाल पूछना चाहे तो सवाल रखे जा सकते हैं कुछ, तो यश भाई उन पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। माइक ऑन कर ले। तो उसके लिए सवाल निकल गया, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सवाल। ज़्यादा सवाल तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ सवाल अभी लिए जा सकते हैं। आप टेक्स्ट इंग्लिश सकते हैं किसी। हाँ सर, एक मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जी सर, हेलो। जी बिल्कुल मैम, स्वागत है आपका, प्लीज। हाँ जी सर, एक मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि सर ने अभी बताया कि हेलो। जी मैम, आवाज आ रही है हाँ आपकी। सर ने बताया स्थानीय मान जानने के लिए एक बात महत्वपूर्ण है
जो ग्रुपिंग और सर ने बोला वो थोड़ा मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। ग्रुपिंग टूटना और विनिमय कुछ बताया सर ने ना, जी जी ग्रुपिंग। जी तो जी उससे मैं सर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार प्लीज और थोड़ा सा समझा दें, वो ठीक से बिल्कुल। नहीं मुझे जी समझ जी में आया। जी जी, धन्यवाद मंजू मैम। तो मैं जब ग्रुपिंग रीग्रुपिंग की बात कर रहा था, तो मैं कह रहा हूँ कि जी जी वो जो संख्या की समझ होती है, संख्या की समझ को एक तो सीमितता में देख सकते हैं कि अच्छा किसी बच्चे को बोले कि अच्छा 5 मायने क्या, तो बोले कि 5 चीजें, है ना, वो बोले कि 5 उंगलियां, 5 पेन, 5 पेंसिल। लेकिन एक समझ और है जिसपे कि शायद काम होना चाहिए, और वो समझ ये है कि ये जो 5 है ये आखिर 5 बना कैसे है। किस तरह टूटना जो आपने जो बताया, हाँ, इसके संदर्भ तो में यानी कि टूटना ये भी कुछ संख्याओं से मिलकर जुड़कर भी बना बन हुआ सकता है, और ये जब टूटेगा तो ये कुछ संख्याओं में टूटेगा। है। यानी जी 5 अगर हम तोड़े तो 2 3 भी हो सकता है, एक एक जी एक 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 भी सारे हो सकता है जी, और बिल्कुल। इसका उल्टा। तो ये दोनों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर हम इसको शुरू से करते हैं तो जब हम बच्चों के साथ स्थानीय मान यानी जब हम 10 पे जाते हैं और उनको कहते हैं कि अच्छा आप 10-10 के ग्रुप बनाओ, तो उनको फिर वो रिलेट होता है कि अच्छा ये तो हम करते ही आ रहे थे एक संख्या को समझने के लिए। तो उसमें फिर हमको मदद मिल जाती है कि अच्छा ये जो ग्रुपिंग वाली बात मैं कह रहा था। जी थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अगेन। तो कोई और सवाल भी हो तो हम ले सकते हैं। कोई भी साथी अगर कोई और सवाल या पूरे सेशन में ही कुछ ऐड ऑन करना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें, किसी बात पर आपत्ति हो तो आप रख सकते हैं। सीमा मैम शायद कुछ कहना चाह रही हैं, सीमा बेस्ट। जी हाँ, जी हाँ, नमस्कार सर। हेलो। नमस्ते मैम, नमस्ते। हाँ जी हाँ, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ ये जो गणित के जितने भी ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन हमको मौका नहीं मिल पाता है एकल अध्यापक की वजह से। हेलो जी जी सीमा मैम। हेलो। जी हाँ, तो एकल अध्यापक होने की वजह से हमें मौका नहीं मिल पाता ये चीज सब सुनने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो भी बताया। एक चीज ये है, बच्चे अक्सर पहले 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं और उसको 10 मानते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है। हेलो। जी जी जी। एकदम उसको 0 पहले लिख देते हैं और 1 बाद में लिखते हैं। ऐसा भी करते हैं गड़बड़ी हाँ कई जी, हाँ बच्चे ना। जी। तो इसको कैसे क्लियर करेंगे हम कि 0 बाद में होता है तब 10 होता है, इसका मान तब बढ़ जाता है और इधर कुछ घट जाता है, मतलब कुछ नहीं होता है। ये बताना जी पड़ेगा ना जी। 0 में ऐसा। तो सीमा मैम मेरे को लगता है इसमें थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा कि जी जी बच्चों ने 0 को समझा कैसे, मतलब और कब समझा। जी 0 की अवधारणा। हाँ, 0 को कैसे समझा, और जी उसके हाँ बाद ये जो 10 की समझ है, अभी जी हम जो बात कर रहे थे, जिस तरीके से हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी देखती है, तो वो 10 को जी डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करती है, एक है ना, जी वो करती कहती है कि पहले जी जी है ना 19 तक की संख्याओं पे कुछ बातचीत हो, ठोस अनुभव हो, फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ये जो इनका बनना हुआ ये कैसे हुआ। जैसे 13 है, 13 का बनना कैसे हुआ, तो 10 का एक समूह और 3 खुले। अच्छा 12 का बनना कैसे हुआ, 10 का एक समूह और 2 खुले। 11 का बनना कैसे हुआ, 10 का एक समूह और 1 खुला। और उसके बाद वो दूसरी जगह से आता है और कहता है कि अच्छा अभी तक 9 खुले थे, अब इसमें अगर मैं एक चीज और मिला दूं वैसी ही, तो अब ये कितने हो गए, तो वो कहेगा जी 10 हो गए। तो 10 को हम खुले देखें कि बांध दें, तो कहते हैं कि बांध दो। तो जैसे ही बांध देते तो अब हम पूछते हैं कि अच्छा कितने खुले हैं, तो वो कहेंगे, अगर हमने शून्य पे ढंग से बात करी है तो वो कहेंगे सर एक भी खुला हुआ नहीं है ना। तो जब एक भी खुला हुआ नहीं है तो इसके लिए संख्या क्या होती है
जब कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं होती तो उसके लिए कौन सी संख्या का इस्तेमाल करते, तो कहेंगे 0। तो फिर ठीक है। तो वो जो एक पूरा का पूरा प्रक्रिया है, किस तरीके से आप ठोस को लेते हो, फिर आप ठोस अनुभवों को फिर आप चित्र पे लाते हो और उसके बाद आप संकेतों को इंट्रोड्यूस करते हो, अगर वो पूरा का पूरा फॉलो करते हैं तो बच्चे इस तरह की गलतियां कम करते हैं। दूसरा मेरे को ये लगता है कि शायद कई बार हम लोग समझाने में भी कई आर्टिकुलेशन आ सकते हैं। ऐसा कह के मैं ये नहीं कह रहा कि आप समझाते होंगे, पर कई बार समझाने में भी आता है, अच्छा बेटा चलो 10 लिखो, 1 0 10 लिखो, तो 1 0 तो वो कैसे भी लिख सकते हैं। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये आती है कि कई बार हम ये कहते हैं कि अच्छा 1 1 के आगे 0 लिखोगे तो 10 आएगा। तो ये जो आगे पीछे शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना गणित में हम, इससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि ये आगे पीछे जैसा कुछ होता ही नहीं है इसमें, है ना। क्योंकि आप और हम जिसको आगे कहेंगे, बच्चा क्या पता उसको पीछे समझ रहा हो वहां लिख दे, और जिसको हम पीछे कहें वो उसको आगे समझ ले। तो उस पर दूसरे तरीके से दूसरा रूट पकड़ के काम करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अपने इंस्ट्रक्शंस को हमको देखना होता है कि हम किस तरीके से बच्चों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो मेरे को इतना लगता है मैम, बाकी थैंक यू यश भाई। और कोई और महत्वपूर्ण सवाल साथियों को लगता है कि अभी रखा जाना चाहिए तो रख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम क्लोज करने की तरफ बढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में तो कोई ऐसा सवाल साथियों की तरफ से अभी नहीं आ रहा है, और समय भी हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का समय देने के लिए कि वह इस सेमिनार से जुड़े और उन्होंने पूरे समय बड़े ध्यान से इस बातचीत को सुना। और यश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने विशेष रूप से हमको समय दिया, और पूरा इसके लिए उन्होंने जो भी एक बहुत कम समय में एक बहुत व्यापक विषय को लिया और उस पर एक हद तक की समझ बनाने के प्रयास किए, और काफ़ी हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। बाकी इस संदर्भ में ये कह सकते हैं कि यदि साथियों के स्थानीय मान से संबंधित कोई सवाल हों, कोई ऐसे डिबेट डिस्कशन के पॉइंट्स हों, कुछ ऑल्टरनेट उनकी समझ हो, कुछ वो अलग तरीके से सोच रहे हों कि काम किया जाए, तो वो इस तरीके की चीज़ें हमसे फ़ोन पर बातचीत के दौरान, जो हमारी अलग अलग ब्लॉग्स की जो हाइब्रिड सेशन होते हैं, जो सेशन होते हैं, सत्र होते हैं गणित के, उनके दौरान, या व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार फिर से इस पर एक सत्र किया जाए। तो मैं यश भाई को इनवाइट कर रहा हूँ, उनका हाथ खड़ा है, रीच किया उन्हें हैंड। तो हाँ यश भाई प्लीज। सॉरी ललित भाई, मैं बीच में हाथ खड़ा कर दिया। मैं भी असल में वो कमेंट्स देख रहा था कुछ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि रुपए पैसे और इन सब से बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि रुपए पैसे अपने आप में एक तरह की अमूर्तता लिए हुए होते हैं, इसलिए हमको सीधे सीधे रुपए पैसे से शुरू करने के बजाय पहले कुछ ऐसी कंक्रीट चीज़ों से करना चाहिए जो कि जिसमें कि वो दिखता हो, यानी कि 100 भी दिखता हो, 10 भी दिखता हो, 1 भी दिखता हो। तो मैं इतना कमेंट करना चाह रहा था, लेकिन आप सभी का धन्यवाद। मेरे को आप लोगों को देखकर, आप लोगों की बात सुनकर अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ मेरी बातचीत भाषा से आप कुछ समझ पाए होंगे, मेरी भाषा बहुत क्लिष्ट नहीं रही होगी। और आप सभी का धन्यवाद, और अपनी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की अल्मोड़ा टीम सभी का धन्यवाद ये मौका देने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो हेलो। जी वीर सिंह सर प्लीज। हाँ सर, वो बहुत देर से अनम्यूट कर रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था। दरअसल एक क्वेश्चन है सर से, थोड़ा पूछना था। हाँ सर, आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ, जैसे कि हम मतलब सभी बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक जैसे बच्चे हैं हमारे, तो हम जैसे उन्हें गिनती सिखाते हैं, जैसे
तो मतलब अपने स्तर से सारी मतलब बेसिक चीजें बताते हुए जब हम उन्हें गिनती अच्छे से सिखा देते हैं और उल्टी गिनती भी उनको सिखा देते हैं, तो मतलब एक अच्छी समझ बनाते हुए जब हम उन्हें सब पूरा प्रयास करके अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं, तो जब मैं ये देखता हूँ कि बड़ी क्लास के बच्चे भी जब हम उन्हें 100 से ऊपर की गिनती पढ़ा रहे होते हैं, जैसे 101, 101, 102, फिर 109, 110, फिर 199, 200 और 201, इस तरह से जब हम 400, 500 और इवन 1000 या 1100 तक की गिनती की सिखाने की जैसे कोशिश करते हैं, तो जब हम उनसे वापस आने की मतलब देखते हैं कि आप उल्टी गिनती इसको लिखो, तो बच्चे जो है मतलब समझते हुए भी वो अंक जो है, जो डिजिट्स है, उनको मिसप्लेस कर देते हैं काफी बताने के बाद भी। मतलब जैसे हमने कहा कि 300 है, 300 से पहले की गिनती क्या होगी, तो वो 299 नहीं लिख पाते, या हम कहें कि 111 है, 110 आए और 110 के बाद 109 लिखना होगा, तो वो मतलब बच्चे 109 नहीं लिख पाते। कुछ मतलब इस तरह से जैसे बड़ी गिनतियों की बात करते हैं, 100 से ऊपर की, इवन 1000 और 1100 तक की जैसे कोशिश करते हैं, तो इसमें बच्चे 4 और 5 क्लास के बच्चे भी जो है इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, जबकि वो समझते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा भी समझते हैं और स्थानीय मान भी समझते हैं और मतलब सारी गिनती की सब अच्छी समझ होती है, लेकिन फिर भी वो जो है रिवर्ट करते समय गिनती को उल्टे लिखते समय वो अंक जो है उनसे गड़बड़ा जाते हैं, मतलब एक्चुअल नहीं लिख पाते वो कि 10 से पहले 9 लिखना है तो 109 लिख देंगे तो 109 लिखना हुआ, इवन ना 10 तो समझ रहे हैं कि 110 110 या 111 समझ रहे हैं ऐसे। तो इसमें मैं सर से कुछ पॉइंट्स पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इस तरह की गलती बच्चे ना करें, थोड़ा सा और अच्छे से मतलब कैसे अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं हम सर, कुछ पॉइंट्स या कुछ राय सर बता दें अपने मतलब अनुभव के आधार पे, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा सर। जी वीर सिंह सर, धन्यवाद सवाल के लिए। तो मेरे को इसमें दो बातें कहनी है। एक तो ये कि ये 100 तक की संख्याओं में अगर हम बच्चों के साथ काम कर चुके हैं और अगर हम ये कह रहे हैं तो उसके इंडिकेटर्स हमको थोड़ा सा देखने पड़ेंगे। पहली बात कि हम कह रहे हैं कि हम काम कर चुके हैं, तो उसमें बच्चों को बच्चों के साथ क्या क्या किया और बच्चों की समझ किस तरह की बनी, क्योंकि उसमें अगर हम देखें तो कक्षा 1 से लेके 5 तक में ही अगर आप देखते हैं तो उसमें पैटर्न को पकड़ना और उसका निर्माण करना, ये एक महत्वपूर्ण प्रतिफल के तौर पे दिखता है। तो अगर पैटर्न पकड़ा है बच्चे ने, संख्याओं के बनावट का पैटर्न अगर पकड़ लिया है, तो फिर बच्चा फिर संख्या बनाते हैं, है ना। एक चीज़ तो मेरे को ये लग रही है। दूसरा, मैं अभी ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कक्षा 1-2 में उल्टी गिनती का एक औचित्य ये दिखता है कि जब हम एक अंकीय संख्याओं को घटाने का काम करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में कुछ एक मेंटल मैप बनाने की प्रक्रिया में मदद करती है। यानी कि आप कहते हैं कि अच्छा 9 से 2 कम कौन, तो आप कहते हो कि 9 से 2 कम ये। लेकिन जब हम और ज़्यादा आगे जा रहे हैं, मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि 230 से उल्टी गिनती करनी है, तो खैर कर भी सकते हैं, लेकिन उसका एक तो औचित्य मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 230 से अगर उल्टी गिनती लिखनी शुरू करनी है, तो क्या उसने सीधे में उसके पूरे पैटर्न को समझा है क्या? और अगर सीधे में उसके पूरे पैटर्न को समझा है, तो फिर वो 230 या 109 कह रहे थे, 110 के बाद 109 लिखने में किस तरह की गलती कर रहा है। अगर वो 109 को 190 लिख रहे हैं, तो बहुत मेरे को लगता है कि इस तरह का मेरे सामने तो अभी तक कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन अगर मेरे सामने ऐसा कोई उदाहरण होता है तो मैं उस पर जैसे अपनी क्लास में रिस्पॉन्ड करूँगा, तो मैं अपने यहाँ बोर्ड पर बैक काउंटिंग लिखने की कोशिश करूँगा और बच्चों को बोलूँगा आप देखिए और बताइए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और मैं उसको लिखना शुरू कर दूँगा। और जहाँ पर 109 आना होगा वहाँ मैं 190 लिख दूँगा, या जहाँ पर 108 आना होगा वहाँ मैं 180 लिख दूँगा। और उसके बाद बच्चों से पूछूंगा कि ये बैक काउंटिंग मैंने ठीक लिखी है क्या, 180, फिर 170, 160, 150 या जो भी है। वैसे करने के बाद फिर बच्चों से सवाल जवाब करना पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने उनके साथ काम कर लिया है ना। इस आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ
तो जब बच्चे उसको देखेंगे और उसमें देखेंगे कि अच्छा 109 तो अलग तरीके से लिखा था, 110 अलग तरीके से लिखा था, तो 110 ऐसे लिखा था जिसमें कि 10 यानी कि 1 0 लिखा था, तो शायद वो 9 इसीलिए पहले लिख रहे होंगे, ऐसा सोच सकते हैं। तो 109 और 190 के फर्क को अगर वो नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर मेरे को उनसे वहाँ पर सवाल जवाब करने पड़ेंगे। अगर बच्चे पकड़ लेते हैं तो उनके साथ सवाल जवाब करना और बाकी बच्चों के साथ उस पूरे सवाल जवाब में उनको इंक्लूड करना, और अगर नहीं पकड़ पाते तो खुद ही सवाल करना कि अच्छा ये 110 से पहले जो आती है 109 मैंने ठीक लिखा है क्या, तो वो अगर बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर एक फॉरवर्ड काउंटिंग करें, है ना, 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 105। अच्छा आपने 104 तो ऐसे लिख दिया, लेकिन 109 तो आपने वैसे लिखा है, अब ये फर्क क्यों आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वहां पर इस तरह के कुछ सवाल जवाब और बातचीत के मौके निकालने होंगे, तब जाके हमको एक्चुअल में समझ में आएगा कि बच्चे की वो जो समझ बनी है, वो जो वैकल्पिक समझ है, वो असल में आ कहाँ से रही है और उसकी फंसावट कहाँ पे है। अगर ये ज़्यादातर बच्चों की फंसावट है तो फिर हमको अपनी प्रक्रिया पे एक बार दोबारा से गौर करना पड़ेगा, और अगर ये 1-2 बच्चों की फंसावट है तो हमको उनके साथ बातचीत करके उनकी वो प्रक्रिया को समझना होगा, क्योंकि गणित में यही इम्पोर्टेंट माना जाता है, गणित के किसी भी विषय में प्रक्रिया को जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उत्तर जानना इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता, क्योंकि अगर प्रक्रिया ठीक होगी तो उत्तर तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर प्रक्रिया में कहीं पे कोई लोचा है, अरे वाह लोचा वर्ड आज आ ही गया, तो अगर प्रक्रिया में कोई लोचा है तो उत्तर में भी दिक्कत आएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है वीर सिंह सर, पता नहीं मैं आपके बात को कितना बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाया, लेकिन अगर मैं हूं तो मैं उसको ऐसे ही देख रहा हूँ सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा बताया। चलो आपने कोशिश करेंगे सर, ये जो गलतियां हैं थोड़ी दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो धन्यवाद वीर सिंह सर, धन्यवाद यश भाई, और सभी साथियों का धन्यवाद। तो इस पे एक छोटी सी बात मैं ये कह रहा था कि अगर इस तरीके के सवाल हैं और ज़्यादा चर्चा परिचर्चा उस पर हम करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार सवाल इस तरीके के होते हैं कि बहुत सीमित समय में बहुत बात नहीं हो पाती है, आप एक इशारा भर कर पाते हैं या संदर्भ दे पाते हैं, कितना कम्युनिकेट हो पाता है या कितना समझ कम समय में बन पाती है, तो वो सवाल रहते हैं। तो हम लोग फिर से कनेक्ट हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इस तरीके के सवालों पर कनेक्ट हो। और स्थानीय मान से संबंधित अगर आपके कोई भी, जो मैं पहले बात कह रहा था कि कोई भी सवाल हो, कोई भी आपकी अलग भिन्न समझ हो, हमसे अलग समझ हो कि इस तरीके से काम होना चाहिए, कोई दूसरी चीज़ें आप डिस्कस करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आप हमें लिख सकते हैं, हमसे फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, सत्रों के दौरान वो सवाल रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे किसी एक और सत्र में इन सवालों पर जुड़ा जा सके और इनको मतलब थोड़ा डिटेल में जाना समझा जा सके। तो आज के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से यश भाई अल्मोड़ा टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, और सभी शिक्षक साथियों का भी धन्यवाद। नमस्कार। तो हम लोग डिस्पर्स हो सकते हैं। तो यश भाई आप कोई फाइनल कमेंट कुछ करना चाहें तो? नहीं ललित भाई धन्यवाद यार, ठीक है, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक।